नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक एक्सप्लेन्स पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कश्मीरी पंडितों के ऊपर होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगी, हाल में एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द और उनके एक्सोडस, जिस तरीके से उनका पलायन हुआ था, उस सारी जर्नी को एक सिनेमैटिक व्यू में दिखाया गया है। इन सारे घटना के पीछे क्या कारण थे, अचानक उन्हें कश्मीर की घाटी छोड़ के क्यों भागना पड़ा, जो वहां बरसों से उनके पुरखे रहते आए हैं, कभी भी उन लोगों के बीच में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रातों रात कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा? इसके पीछे कौन कौन से कारण थे? क्या वो राजनीतिक कारण थे, क्या वो पर्सनल कारण थे, या कोई धार्मिक कारण था? क्या ऐसा कारण था कि लोगों को किस तरीके से बरगलाया गया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, किस तरीके से वहां पे नरसंहार हुआ, किस तरीके से वहां पे हिंसा की गई और उन्हें रातों रात कश्मीर छोड़ के वहां से भागना पड़ा? तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले हम लोग को कश्मीर का इतिहास जानना होगा। 13वीं सेंचुरी से पहले कश्मीर में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन 14वीं सेंचुरी के बाद वहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। इतने वर्षों से वहाँ पे भाईचारा के साथ रह रहे थे कश्मीरी पंडित, और मुस्लिम्स के बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में बहुत गहरी मतभेद हो गई और चुन चुन के वहाँ लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। लोगों को बरगलाना स्टार्ट किया गया। लोगों को एक दूसरे के प्रति हीन भावना और हिंसा की भावना को जन्म देने वाले कारक सामने आए। ये एक्सोडस घटना इतिहास का सबसे काला धब्बों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिस पे आज तक खुल के बात नहीं होती है। इस घटना को लगभग आज 30 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इतनी गवर्नमेंट्स बदली गई, इतने सरकारें आई, लेकिन अभी तक कोई भी इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं करता। सब अपने अपने मैनिफेस्टो में लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हमें कश्मीरी पंडितों का दुख पता है, हम उनके लिए ये करेंगे, हम उनके लिए वो करेंगे। लेकिन रियलिटी तो ग्राउंड पे जाके पता चलती है। उनके साथ अभी तक अन्याय ही होता आ रहा है, आगे भी उनके साथ पता नहीं क्या होता है। वो हमेशा न्याय की उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। वहाँ से जब उनका एक्सोडस हुआ था तो उस समय उनकी बहुत सारी ज़मीनें, घर, जायदाद सब वहीं रह गए। तो उन लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपने देश में ही रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो हमारे ऊपर हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये बताया जाता है कि आप लोग के साथ बहुत बुरा हुआ और हम आप लोग को एश्योर करते हैं कि आपकी समस्या का हल करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल भी अलग है। कोई उनकी समस्या को हल करने की तो दूर की बात है, उन पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। इन्हीं सभी बातों के बीच हम विस्तार से एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर करते हुए जाएंगे। तो 1983 से 1990 तक कश्मीर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनमें वो भाईचारा नहीं रहा, उनमें वो सेकुलरिज्म जो था वो नहीं रहा। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की कमान संभाली, वहाँ के सीएम बने। कांग्रेस के बलबूते पे वहाँ पे वो सीएम बने। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बारे में एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो एक बिन पेंदी के लोटा थे। मतलब कि जब वो पाकिस्तान जाते थे कभी भी किसी इवेंट पे, तो वो पाकिस्तान की बात करते थे कि नहीं, कश्मीर में पाकिस्तानियों का अधिकार है, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहिए। जब वो दिल्ली जाते थे तो गवर्नमेंट के सामने इस तरीके से बोलते थे कि हाँ, कश्मीर इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है, इससे हम लोग को अलग नहीं होना चाहिए, इससे हम लोग को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वो जब कश्मीर जाते थे तो वहाँ के सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी नेताओं के साथ मिलके वो वहाँ अलग तरह की बातें करते थे। वो 3 जगह जाके 3 तरह की बातें करते थे। कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि फारूक अब्दुल्ला को हमने इतना सपोर्ट किया, अपने सपोर्ट से वहाँ के सीएम बनाए, लेकिन वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। अगर केंद्र में जो गवर्नमेंट है और किसी स्टेट में कोई सरकार है, अगर उन दोनों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होता है तो वहाँ रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही बात थी कि कांग्रेस के हिसाब से फारूक अब्दुल्ला नहीं चल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। गुलाम मोहम्मद शाह, जो शेख अब्दुल्ला के रिश्ते में दामाद लगते थे और फारूक अब्दुल्ला के बहनोई लगते थे, उनके अंदर भी कश्मीर के सीएम बनने की इच्छा थी और कांग्रेस को इस बात का बहुत अच्छे से पता था। जब फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वहाँ पे दंगों को और हिंसा को और भड़का रहे थे, इसी बीच कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि गुलाम मोहम्मद शाह को वहां का सीएम बनाया जाए। रातों रात वहां पे तख्ता पलट हो गया। एनसीपी, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसके बहुत सारे एमएलएज रातों रात गुलाम मोहम्मद शाह के साथ पार्टी छोड़ के भाग गए। कांग्रेस के समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह वहां के सीएम बन गए।
लेकिन ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस को ये लगता था कि गुलाम मोहम्मद शाह उनकी कठपुतली बनकर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो सीएम बने उन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो हिंसात्मक भाषण देने लग गए, हिंदू मुस्लिम्स करने लग गए और माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में भेद लाने का प्रयास करने लगे और इतना जहर उगलने लग गए कि कांग्रेस को ये अनुमान हो गया कि पानी अब सर से ज्यादा ऊपर उठने वाला है। गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने शासनकाल में सेपरेटिस्ट को बहुत सपोर्ट किया। जिनको सेपरेटिस्ट का मतलब नहीं पता होगा तो उनका मतलब होता है अलगाववादी, यानी किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारे संगठन अपने अपने गुट बना के वहां पे किसी भी तरह का गतिविधि करते हैं तो उन्हें ही अलगाववादी कहा जाता है। तो गुलाम मोहम्मद शाह ने सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात कांग्रेस को कभी हजम ही नहीं हो सकती थी। उन सेपरेटिस्ट में, हालांकि सेपरेटिस्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें 3 प्रमुख थे, जिनमें पहला था JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दूसरा था हिजबुल मुजाहिदीन, तीसरा था ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इन सारे संगठन में JKLF, जो वायलेंस में विश्वास रखती थी, उनका कहना था कि हम किसी शांति वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम कोई भी तरह का शांति वार्ता नहीं करना चाहते, हम हथियार उठा के वायलेंस के तरीके से कश्मीर को आज़ाद करेंगे और कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना ही हम भारत में मिलना चाहेंगे, हम खुद का एक अलग देश बनाना चाहेंगे। हालांकि उनसे जब ये सवाल पूछा गया उस समय पे कि आप अलग देश बना लीजिएगा, लेकिन आपके फाइनेंस का क्या होगा, आपके डिफेंस का क्या होगा, तो इन पे उन लोगों का कोई खास प्रतिक्रिया ही नहीं रहा, क्योंकि इनके जवाब ही नहीं पता थे। और दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन भी पाकिस्तान समर्थित एक संगठन था जो पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में हिंसा को भड़काता था और लड़ाई करके वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उन लोगों को ये राय थी कि कश्मीर को जब हम लोग आज़ाद करेंगे, कश्मीर को हम लोग जब भारत सरकार से अलग करेंगे तो हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। हालांकि इसके पीछे आप लोग को कारण तो पता ही होगा कि जब वो लोग पाकिस्तान से मिलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पीछे पाकिस्तान का सपोर्ट है। तीसरा आता है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो हुर्रियत का ये कहना है कि हम किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाएंगे, हम वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बातचीत से इस मुद्दे का हल निकालेंगे। क्योंकि कश्मीर में आर्मीज ने जितने भी तरह के आतंकवादी संगठन थे उनका क्या हालत किया है ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो इन सारी घटनाओं के बाद उनकी कमर टूट गई थी और वो ये कहने लगे कि हम बातचीत से इन चीज़ों का। मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह को पद से हटा दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में हीन भावना उत्पन्न कर रहे थे, हिंसात्मक भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण देके आपस में दंगा करवा रहे थे लोगों के बीच। जब वहां से सीएम का शासन खत्म होता है तब वहां पे गवर्नर शासन लगाया जाता है और वहां के गवर्नर बनते हैं जगमोहन। हाँ, जगमोहन के बारे में मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि उन्होंने कश्मीर में ऐसी खासी दिक्कत तो कर ही रखी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त बेनजीर भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री को छोड़ के गवर्नर जगमोहन को धमकी दे रहे थे। जब गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया तब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने अपने पुराने सारे गम को भुला के, अपने बीच में जो भी दिक्कतें थी उन सारी चीज़ों को भुलाकर फिर से एक साथ आने का फैसला किया और इस्तीफा के पश्चात फारूक अब्दुल्ला को फिर से नया सीएम बनाया गया। जब कश्मीर में इलेक्शन की बात स्टार्ट हुई कि री इलेक्शन करवाया जाएगा तो सारे संगठन मिलके एक नया संगठन MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं और एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, अब बातचीत से कोई हल नहीं है, हम सत्ता में आकर ही कश्मीर के मुद्दों को आगे बढ़ा सकते हैं और इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं और इस मुद्दे को हल भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का तय किया, लेकिन इलेक्शन इतना ज़्यादा फर्जी था, फारूक अब्दुल्ला ने ये स्वीकार भी कर लिया था कि जितने भी इलेक्शन हुए थे उनमें कांग्रेस ने पूरी तरीके से हम लोग का समर्थन दिया और हम लोग को जिताने का भरसक प्रयास किया। MUF के जितने भी कैंडिडेट थे वो जीत कर भी हार गए। इस चुनाव में MUF को मात्र 4 सीट मिले। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन वहाँ पे कितने रिग्ड थे। जब इस बात का पता वहाँ की जनता को चला तो वो और गुस्सा हो गए और वो गवर्नमेंट के विरोध में आ गए और MUF को खुली सपोर्ट मिल गई। कश्मीर के यूथ को पाकिस्तान भेजने लग गए ट्रेनिंग के लिए और वहाँ से आके कश्मीर में दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई और कश्मीर क्या ऑल ओवर इंडिया में दहशतगर्दी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे लोगों का, लोकल्स का अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था MUF को, JKLF को अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था, हिजबुल मुजाहिदीन को अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था और भी जितने भी सेपरेटिस्ट आतंकी संगठन थे उन्हें भी
लोकल्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ये बीते चुनाव से बहुत ही नाखुश थे। इन्हें लगता था कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। लेकिन उल्टे गवर्नमेंट ने एमयूएफ के सारे लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात और ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे लीडर्स को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा। तो ये सारे मुद्दे बनते हैं कि वहाँ पे आतंकवाद का किस तरीके से विकास हुआ। उसी टाइम अफगानिस्तान ने रसिया जैसे सुपर पावर को हरा दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में हथियार और ट्रेनिंग्स भिजवाई, वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भिजवाए, वहाँ पे हथियार भिजवाए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जैसे छोटे देश ने भी रसिया को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अमेरिका से आ रहे हथियार का कुछ भाग क्यों ना कश्मीर में खर्च किया जाए। तो वहाँ अमेरिका से जितने भी हथियार और पैसे आते थे उनका कुछ भाग वो कश्मीर में भी खर्च करने लगे। वो JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पार्टीज को पैसे और हथियार की फंडिंग करने लग गए, जिससे यहाँ पे माहौल और भी ज़्यादा खराब होने लग गया। हालांकि इस घटना में जब वहाँ के आतंकी का इंटरव्यू किया गया, बिट्टा कराटे ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हमने हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को मारा। हमने हिंदू को इसलिए मारा क्योंकि हमें हिंदुओं को कश्मीर वैली से निकालना था। हमने मुस्लिम्स को इसलिए मारा क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर ये आग जलानी थी कि यहाँ के हिंदू हमें मार रहे हैं, हम पे हक जता रहे हैं। हालांकि वहाँ के इस सारी घटना में वहाँ के लीडर्स का भी कम हाथ नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि वो हमारा हक ले रहे हैं, बड़ी नौकरियों पे वो हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, सारी बड़ी बड़ी सुविधाएं उन्हें मिल रही है, वो हमारा हक छीन रहे हैं। तो इन सारे भड़काऊ भाषण के बीच में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, इस बात का अंदाजा आप लोग तो लगा ही सकते हैं। मोहम्मद फारूक शाह उस वक्त कश्मीर के मीरवाइज थे। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कश्मीरी हिंदू के पलायन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। वो कहते थे कि जब हम लोग यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं तो अचानक वो अपना घर छोड़ के क्यों भागे। हालांकि इस इवेंट के तुरंत बाद ही किसी आतंकी संगठन ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ का मीरवाइज वैसे व्यक्ति को बनाया गया जो उस संगठन के हिसाब से चलती हो। एमयूएफ ने अपनी हार के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी मचानी स्टार्ट कर दी। वे उन सभी व्यक्ति को मारने लग गए जो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट करती थी। मस्जिदों से फतवे जारी होने लग गए, कश्मीरी पंडितों को खुलेआम मारे जाने लग गया। 14 सितंबर 1989 को आतंकियों ने पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी, जो वहाँ के लोकल बीजेपी लीडर थे। उसके बाद ये यही नहीं रुका। 2 अक्टूबर 1989 को पंडित नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई, जो एक रिटायर्ड जज थे। दिसंबर 1989 में आतंकियों का हौसला तब भर गया जब इन्होंने देश के होम मिनिस्टर की बेटी का अगवा कर लिया और इसके बदले 5 आतंकी छुड़वाए, जो आगे चल के कश्मीर में बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। तो शुरुआत यहीं से हुई और इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई, क्योंकि इसी घटना के बाद कश्मीर की स्थिति धीरे धीरे बहुत बद से बदतर होती चली गई। 4 जनवरी 1990 में कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर आती है, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर वो लोग नहीं गए तो उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इस तरह की खुली धमकियों के बीच उन लोग का जीवन कितना मुश्किल रहता होगा। हाथ में AK-47 लेके लोग उनके घर के आसपास मार्च करते हैं वो संगठन, और उनको धमकी भरा मैसेज देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा घर छोड़ के जाओ, जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ के जाओ, ये कश्मीर मुस्लिम्स का है। जबकि वहाँ के लोगों को कश्मीरी हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोड पे पर्चे लगा दिए जाते थे कि हम इस दिन इस पंडित को मारेंगे, इस दिन इस पंडित को मारेंगे। तो इन सारे बीचों में उनमें और ज़्यादा भय का माहौल होने लग गया। इतने सारे मृत्यु और इतने सारे हत्याओं के बाद कश्मीरी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जो अपने आप को सेव कर पाएँ। 20 जनवरी 1990 को उन्होंने फाइनली रात में वहाँ से भागने का निर्णय लिया। वे वहाँ पे अपनी सारी संपत्ति सबको छोड़ के आ गए। बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी पाई जोड़ के घर बनाया था। अपनी ज़मीन थी वहाँ पे, उनकी अपनी संपत्ति थी, सभी को उन्हें कौड़ियों के भाव में बेच के आना पड़ा। बहुत लोगों को तो ये तक रोका गया कि आप यहाँ की सारी चीज़ें यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि आपने ये सब चीज़ यहीं कमाया है, आप यहाँ की एक भी चीज़ नहीं ले जा सकते हो। तो आप इस बात से सोच सकते हो कि उन पे क्या बीती होगी। लोग जैसे थे वैसे ही भागे, जैसे तैसे करके वो कैसे भी कश्मीर से निकले, और कश्मीर से निकल के उन्हें रेफ्यूजी सेंटर में डाल दिया गया। आज बरसों बाद भी उनका पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है।
सरकार प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस को इतनी ज़्यादा ज़मीनें दे देते हैं, लेकिन आज उनके पुनर्वास के लिए उनके पास 200 एकड़ ज़मीन भी नहीं है कि उन्हें वापस फिर से अपनी सरजमी पे बसाया जाए। 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इलेक्शन से पहले होने वाले मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मेंशन किया था वो कश्मीरी पंडितों के लिए काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही बात खत्म हो गई, कोई सवाल पूछने वाला तक नहीं बचा। फिर ये स्थिति 5 साल तक लगातार बनी रही, उनके दर्द पे लोग आते गए, रोते गए। 2019 के चुनाव में फिर से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला और उसमें वो सारी बातें फिर से मेंशन की गई थी, लेकिन इस बार किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि जब पिछली बार आपने इस सारी बातों को मेंशन किया था तो आपने इस सारी बातों पे काम क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चुनाव आते ही सारे मुद्दे याद हो जाते हैं, ये करवाना है वो करवाना है, लेकिन चुनाव के 1-2 मंथ के बाद ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति कष्ट में है उसकी स्थिति यथावत बनी ही रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।